क्लास 9 के चैप्टर वर्क और एनर्जी के पार्ट 4 में हम आते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा और अब हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी मीन्स स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसको समझने के लिए इसके हिंदी वाले नाम को देखते हैं। स्थितिज का मतलब है स्थिति मीन्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से अगर कोई एनर्जी आती है तो उसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे यहाँ हम देखते हैं एक स्प्रिंग, अगर किसी स्प्रिंग को हम उसको स्ट्रेच कर देते हैं तो स्ट्रेच करने के बाद जब हम छोड़ते हैं तो उसमें किसी तरह का मोशन तो नहीं होता। मोशन नहीं होने का मतलब है कि वो एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाती, लेकिन उसको छोड़ने के बाद हम देखते हैं कि वापस से वो अपनी जगह आ जाती है। और ये हम जानते हैं कि वर्क डन तब होता है जब फोर्स हो और साथ में कोई डिस्प्लेसमेंट यानी कोई मोशन भी हो। तो जब फोर्स और मोशन होगा तब हम कहेंगे कि कोई एनर्जी है। लेकिन स्प्रिंग वाले केस में देखते हैं हमने कोई फोर्स तो नहीं लगा रखा, लेकिन इसमें मोशन आने लगा है और मोशन आने का मतलब है इसमें कोई ना कोई एनर्जी जरूर है। तो इसकी इस पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वही एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से हम देखते हैं ये तीर कमान यानी कि धनुष, इसमें जब हम ये डोरी सीधी होती है उस समय तो ये तीर यहाँ से नहीं चलता है, लेकिन इस डोरी को जब थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचते हैं और खींचने के बाद जब छोड़ते हैं तो ये तीर काफी दूर तक आगे चला जाता है। तो ये एनर्जी उसमें क्यों आई? इस डोरी की पोजीशन में जो चेंज आया उसकी वजह से जो एनर्जी आई उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। यहाँ पर लिखा है वस्तु पर किए गए कार्य के कारण जो एनर्जी उसमें स्टोर होती है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। एनर्जी गेट स्टोर ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। जो भी हम वर्क डन करेंगे वही वर्क डन उसमें स्टोर हो जाता है और वो स्टोर्ड जो वर्क डन है वो इसमें किसी मोशन की तरह नहीं आता है, वो एनर्जी की फॉर्म में नजर आता है, जो एनर्जी बाद में कोई ना कोई काम करती है। जैसे कि ये तीर जो है चल जाता है, ये स्प्रिंग जो है अपनी ही जगह पर रहते हुए कॉन्ट्रैक्शन दिखाती है या वो सिकुड़ जाती है या फैल जाती है, इस तरह की चीज। डेफिनेशन देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। जो हमने समझा वही डेफिनेशन में लिखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन या उसकी कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मीन्स उसकी आकृति, इसमें किसी तरह का चेंज जब आ जाता है उस चेंज के कारण जो एनर्जी उसमें स्टोर होती है वो कहलाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एनर्जी एक कमाल की एनर्जी है, इसमें मोशन नहीं दिखता है, लेकिन इसकी पोजीशन या उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसमें एनर्जी आती है जिसकी वजह से कोई ना कोई काम यहाँ होता हुआ नजर आता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं किसी हाइट के कारण ऑब्जेक्ट को किसी ऊंचाई पर हम पहुंचा देते हैं तो देखते हैं उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी आती है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसको उठाकर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, ये इसमें ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया। यहाँ हम देखते हैं ऑब्जेक्ट पहले यहाँ रखा हुआ था, फिर h हाइट मूव करके यहाँ चला गया। ये हम जानते हैं जब भी हम वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक तो फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आमतौर पर हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स हम लगाएंगे ये हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर नीचे की तरफ ग्रेविटेशन की वजह से एक फोर्स काम करता है, वो mg होता है। अब mg की वजह से तो ऊपर जाएगा नहीं, इसका मतलब है जो फोर्स हमें लगाना है उसकी वैल्यू हमें mg के इक्विवेलेंट रखनी है। तो इस फोर्स की जगह तो हम रख देते हैं mg और जिस हाइट तक मूव कराया उसको रखते हैं h, और इस तरह से टोटल वर्क डन हमारे पास आ जाता है mgh। तो यहाँ हम कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर अगर उठा के रखना है तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन होगा mgh। तो यहाँ पर देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल क्यों बोला? क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, इसी वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हम देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन से ऊंचाई पर ले जाने के लिए ग्रेविटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में
जो वर्क डन किया जाता है वही वर्क डन उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ हम देखते हैं दो डायग्राम बने हुए हैं। इन दो डायग्राम को समझते हैं, इसमें क्या है। ए एक ऑब्जेक्ट है, ये है इसकी इनिशियल पोजीशन, यानी कि ये ऑब्जेक्ट शुरू में यहाँ रखा हुआ था और बाद में हमने इसको उठा के रख दिया है किसी हाइट h पर। ये इसका पाथ है, यानी कि सीधा उठा के इसको ऊपर ले गए और हम जानते हैं कि ऐसा करने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन mgh होगा। अब देखते हैं दूसरे केस को। दूसरे केस में क्या है, ऑब्जेक्ट को हमने यहां से यहां तक उठाया, उसके बाद यहां ले गए, फिर यहां ले गए, फिर यहां ले गए, फिर ऐसे ले गए। तो यहां पर ये पहला पाथ, ये दूसरा पाथ और ये तीसरा पाथ, अगर इन तीनों पाथ को जोड़ दें, तीनों का मतलब है ये वर्टिकल, ये वर्टिकल और ये वर्टिकल, ये तीनों पाथ तो मिलकर हो जाएंगे h। अगर इन तीन के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो सेम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh। लेकिन सोचने की बात यह है, इन दो जगह पर जो भी वर्क डन होगा वो कितना होगा, क्योंकि वो वर्क डन भी तो पोटेंशियल एनर्जी में जुड़ जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं इस ऑब्जेक्ट को जब हम ऐसे चला रहे हैं तो ऐसे चलाने के लिए ऑब्जेक्ट मान लिया यहां रखा है, इस पर जो फोर्स लगा हुआ है ग्रेविटी की वजह से होगा mg, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। हमने जो फोर्स लगा रखा है वो ऊपर की तरफ होगा और वो भी हम कहते हैं कि mg के इक्वल होगा। लेकिन वर्क डन तो सिर्फ तब होता है जब ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में चलता है, लेकिन यहां तो ऑब्जेक्ट चल रहा है इधर और फोर्स लग रहा है ऊपर, यानी इनके बीच का एंगल हुआ 90 डिग्री। तो इस तरह के केस में कोई वर्क डन नहीं होगा, मीन्स कोई कार्य नहीं किया जाएगा। इसलिए यहां पर भी कोई कार्य नहीं होगा, यहां पर भी कोई कार्य नहीं होगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्ट को किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ले जाने के लिए, पोजीशन का मतलब है हाइट के केस में, यानी कि वर्टिकल ऊपर की तरफ ले जाने में सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन। बीच में उसको कैसे घुमाया है, इधर मोड़ा है, इस तरह से कुछ सांप की तरह लहराते हुए ले गए हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही ध्यान रखनी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज यूजफुल टू नोट दैट द वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन द वर्टिकल हाइट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट ऑन द पाथ अलोंग विच द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड। साफ साफ लिखा हुआ है, सिर्फ हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी है, जिस पाथ से उसको मूव कराया गया हुआ है, जिस पाथ से उसको मूव कराया है उस पाथ से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसी बात को हिंदी में देखते हैं। यहां पर ध्यान रखने की बात है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण किया गया कार्य प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है, ना कि उसके पाथ पर। अब आगे देखते हैं एक न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में लिखा है, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम। क्वेश्चन में मास दिया हुआ है 10 किलोग्राम, मीन्स जो क्वेश्चन हमें करना है उसमें पहली वैल्यू हमें मालूम है 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है। व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर, हाइट भी यहाँ पे दी हुई है, वो है 6 मीटर अबव द ग्राउंड, गिवन जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। ये भी क्वेश्चन में लिखा गया है, हिंदी में भी लिखा हुआ है 6 मीटर ऊंचाई पर एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु है जिसमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। जी का मान है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ये हम जानते हैं हाइट के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू हाइट है 6, और यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास वर्क डन आ जाएगा 588। और वर्क डन की यूनिट अगर मास किलोग्राम में हो, हाइट मीटर में हो और जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड में यानी टाइम सेकंड में हो तो इसकी वैल्यू होती है
जूल। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन में हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो वर्क डन निकालते हैं यही वर्क डन होता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला टॉपिक है, आर वेरियस एनर्जी फॉर्म इंटर कन्वर्टिबल? क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय हैं? मान लिया हम बात करते हैं एक गन की। एक गन में क्या होता है, जो बुलेट होती है यानी कि गोली, उसको उसमें डाला, डालने के बाद उसकी जो स्प्रिंग होती है वो स्प्रिंग उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर देती है। हम जानते हैं कि स्प्रिंग की पोजीशन चेंज होने से उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। उसके बाद जैसे ही उस गन का ट्रिगर दबाते हैं तो गोली की स्पीड से निकलती है और वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। कहने का मतलब है, यहाँ है स्थितिज ऊर्जा, यहाँ है गतिज ऊर्जा। तो हमने ये कहा कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। हमारा टॉपिक भी ये है, क्या एनर्जी अलग अलग रूप में चेंज हो जाती है? तो इससे तो हमें लगता है कि हो जाती होगी। इसी तरह से हम बात करते हैं हमारे डीजल इंजन या स्टीम इंजन की। उसमें हम देखते हैं कि एनर्जी पहले किस फॉर्म में है, डीजल या स्टीम, यानी कि ये एनर्जी एक तरह से देखा जाए तो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में है। लेकिन जब इंजन चलने लग जाता है तो वो फिर से काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाती है। इसी तरह से लाइट भी एक एनर्जी है, लेकिन लाइट के पास ही थोड़ी देर बैठे रहेंगे तो हमें गर्मी लगने लग जाती है, यानी कि वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो हमारा टॉपिक है, इसका आंसर है यस, यानी कि एनर्जी की फॉर्म आपस में इंटरचेंज हो सकती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, वी फाइंड इन नेचर ए नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम देखते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूप आपस में एक दूसरे में परिवर्तनीय होते हैं। अब हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये नियम क्या है? ये नियम बताता है पूरी दुनिया में हर सिचुएशन में, हर तरह के रिएक्शन में या एक्शन में एनर्जी फिक्स रहती है। एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं, ना एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी में कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी में कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी है उसको लाइट एनर्जी में कर सकते हैं। जैसे कि सेल में जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, और उससे जब हम कनेक्शन करके कोई बल्ब जला लेते हैं तो वो लाइट एनर्जी बन जाती है। तो हम कह सकते हैं, according to this law, energy can only be converted from one form to another. It can neither be created or nor destroyed. The total energy before and after the transformation remains same. एनर्जी हमेशा सेम रहती है, और इसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन के पहले और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एनर्जी बदलती नहीं है। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम। इसके हम बात करते हैं कि क्या इसको हम कहीं प्रूव भी कर सकते हैं कि एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है? तो यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो जमीन पर रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। जब इसको हम ऊपर की तरफ उठाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, अगर ये h हाइट पर रखा है तो हम जानते हैं यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh, और इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी इस समय होगी 0, क्योंकि मैंने कहा कि ये रखा हुआ है, मीन्स इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है। अगर इन दोनों एनर्जी का टोटल करें तो ये हो जाएगा mgh प्लस 0, यानी टोटल एनर्जी आ गई mgh। अगर हम बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गिर के यहाँ आ गया है, कहने का मतलब है h हाइट पर ये ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ से गिरकर यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर इसकी एनर्जी कितनी है? तो यहाँ एनर्जी निकालने के लिए हम कहेंगे जो भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है,
पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी है, जमीन पर जब हम बात करेंगे तो हाइट होगी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए mgh में h को 0 रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई 0। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अगर काइनेटिक एनर्जी mgh आ जाती है तो इन दोनों का टोटल भी mgh हो जाएगा और तब हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है। चेक करते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका है हाफ mv²। ये हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके थे, तो यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। हाफ और m, वेलोसिटी की वैल्यू हमने गति के नियम जब चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, उस इक्वेशन में हम यहां पर फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम यूज करते हैं v² = u² + 2gh। इस इक्वेशन का फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी की जगह 0, क्योंकि हमने कहा था इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी कि इसको ड्रॉप किया है, और यहां पर होगा 2gh। तो कहने का मतलब यह है इस v² की जगह 2gh रखा जा सकता है। तो यहां इस v² की जगह 2gh रखते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये आ जाता है mgh। तो हम देख सकते हैं इन दोनों का टोटल कितना हुआ, काइनेटिक एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी 0, और दोनों का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा mgh। और हम देख सकते हैं यहाँ पर भी mgh आया, यहाँ पर भी mgh आया। इट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड गुड, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है फिक्स वैल्यू की रहती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को सबसे ऊपर रखा या नीचे गिरा दिया, दोनों केस में उसकी एनर्जी हमेशा फिक्स रहती है। अब हम बात करते हैं कार्य करने की दर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेट ऑफ वर्क डन। यहाँ पर एक वर्ड है दर, दर का मतलब है यहाँ पर रेट। दर क्या होता है पहले इसको समझते हैं। जब हम मार्केट में जाते हैं तो वहां पर हम पूछते हैं किसी चीज की रेट, जैसे कि दूध, दूध की रेट क्या है, तो दुकानदार बताता है 60 रुपये लीटर। कितने लीटर, 1 लीटर, यानी कि वहां पर हम बात करते हैं 1 लीटर की। जब हम केले खरीदने जाते हैं तो वहां पे शॉपकीपर बताता है केले की रेट क्या है, वो बताता है 50 रुपये दर्जन। कितने दर्जन, वहां पर होता है 1 दर्जन। कहने का मतलब ये है कोई भी रेट तुम सोच के देखो, चीनी की रेट कितनी है 70 रुपीज किलोग्राम। कितने किलोग्राम, 1 किलोग्राम। तो रेट का मतलब है कोई भी चीज हम निकालेंगे अगर वो 1 सेकंड के लिए निकालेंगे तो वो रेट हो जाएगी। अगर हमारे पास पता है 10 सेकंड में हमने 70 जूल वर्क किया है, अगर हमें ये गिवन है तो 1 सेकंड के लिए कितना वर्क निकालेंगे, वो 70/10। तो ये तो है वर्क और ये जो 10 है वो है टाइम। लेकिन ये जो हमने निकाला है ये कितनी देर के लिए निकाला है, 1 सेकंड के लिए। तो 1 सेकंड में जो निकालते हैं उसको कहते हैं हम दर, यानी कि रेट। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ वर्क डन क्या है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम को ही हम बोलते हैं रेट ऑफ वर्क डन, यानी कार्य अपॉन समय। और इसको हम एक नया नाम देते हैं, दैट इज पावर। आगे देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। हमने बताया कि इस दर को हमने पावर बोला, तो इस पावर को बोला शक्ति, और इसकी यूनिट होती है वॉट। और हमने कैसे निकाला था, हमने निकाला था अगर पावर है तो वर्क अपॉन टाइम से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम पावर को निकाल सकते हैं। अगर हमें कहीं पर वर्क दिया है और साथ में टाइम भी दिया है तो 1 सेकंड के लिए जो वर्क निकालेंगे वही होगा पावर, और उसकी यूनिट भी हमें पता है, उसकी यूनिट वॉट होती है। यहां पर हम देखते हैं एक क्वेश्चन है 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 40 न्यूटन क्लाइंब अप ए रोप थ्रू ए हाइट ऑफ 8 मीटर। एक लड़की है जिसको ए मान लिया है, दूसरी को हम बी मान लेते हैं।
इनका नाम ए और बी है। गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड। पहली वाली लड़की ने जो टाइम लिया है वो है 20 सेकेंड एंड सेकेंड गर्ल उसने जो टाइम लिया है वो है 50 सेकेंड। बाकी चीज़ें कॉमन है, दोनों का जो वेट है वो है 400 न्यूटन, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जो हाइट दोनों ने मूव की है वो है 8 मीटर। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल। दोनों की पावर निकालनी है, तो पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क और टाइम को डिवाइड कर देंगे। यहाँ वर्क कितना है, वर्क होता है mgh, ये हम जान चुके हैं। किसी हाइट पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो वर्क डन mgh होता है। तो mg यहाँ पर है वेट, तो वेट की जगह रखेंगे 400। हाइट यहाँ पर कॉमन है दोनों की 8 मीटर है और टाइम यहाँ पर इसका है 20। तो पहली गर्ल की जो पावर निकलेगी वो यहाँ से निकलेगी और दूसरी के लिए यही काम करेंगे, तो वो होगा 400 इंटू 8 अपॉन दूसरी के लिए टाइम है 50, तो वो हो जाएगा 50। दोनों को सॉल्व करके हम यहाँ पर पावर निकाल सकते हैं। तो पहले गर्ल की पावर हो जाएगी 160 वॉट और दूसरे की पावर हो जाएगी 64 वॉट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जिसने कम टाइम में काम किया है उसकी पावर ज़्यादा होती है। तो जिसने 20 सेकंड में उस हाइट को अचीव किया था उसकी पावर 160 है, जिसने 50 सेकंड में किया है उसकी पावर 64 वॉट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। आप लोगों ने नोट किया होगा जब भी हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उस समय आम तौर पर हमारे पापा मम्मी या बड़े लोग ये कह रहे होते हैं इस बार बहुत ज़्यादा यूनिट खर्च हो गई है, यानी कि इस बार बिजली का बिल ज़्यादा यूनिट का आया है। या फिर ये कहा जाता है कि देखो सरकार ने इतने यूनिट फ्री कर दी है तो इसलिए हमारा बिल कम आया है। तो वो जो यूनिट वर्ड है वो यूनिट क्या है, असल में जो ये यूनिट है वो एनर्जी की ही यूनिट है। और ये क्यों बोला जाता है, हम तो जानते हैं कि एनर्जी की यूनिट होती है जूल। अब देखना यह है क्यों हम यहाँ पर जूल नहीं बोल रहे हैं, क्यों हम यूनिट बोल रहे हैं। इससे एक चीज पता लगती है, एक यूनिट जो है वो 1 किलोवाट आवर होता है और यही है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 किलोवाट घंटा ये क्या है इसको समझते हैं। देखिए ये है 1 किलो की जगह है 1000, वॉट की जगह है ये वॉट, और आम तौर पर हम यूनिट लिखते हैं तो कभी भी आवर या घंटे में नहीं लिखते, हम सेकंड में लिखते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं 3600 सेकंड, और जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 36,000,000 वॉट सेकंड। तो ये हो गया है 36 लाख और ये हो गया है जूल। कहने का मतलब ये है जब हम कहते हैं कि एक यूनिट का खर्चा आया तो वास्तव में कितनी एनर्जी हुई, 36 लाख सेकंड। इसका मतलब ये है जब हम कहते हैं कि एक यूनिट का बिल आया है तो 36 लाख जूल एनर्जी हम यूज कर चुके हैं। तब सोचिए जब 200 यूनिट की बात करते हैं तो कितने लाख बोलना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम जूल में एनर्जी को बोलते ही नहीं, हम एक नई यूनिट बताते हैं दैट इज 1 यूनिट, और ये कमर्शियल यूनिट है। क्योंकि सोचिए हमारे घरों में जब हम बात करते हैं 200-300 यूनिट की, तो फैक्ट्रीज में तो हजारों लाखों यूनिट होती है। तो उस केस में हम जूल में एनर्जी को नापते ही नहीं है, हम इसके लिए यूनिट यानी कि 1 किलोवाट आवर में इसको मेजर करते हैं, और यही है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन या इसके और कोई डाउट देखने के लिए हम आगे की किसी वीडियो में इसको देखेंगे। थैंक यू।